आज हम केमिस्ट्री में नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पिछले साल पढ़ा है तुमने, एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, पी ब्लॉक होते हैं, डी ब्लॉक होते हैं और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट का मतलब क्या होता है? पी ब्लॉक एलिमेंट मतलब ऐसा एलिमेंट जिसका यदि तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो उसमें जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो पी सब शेल के अंदर एंटर करेगा। ऐसे एलिमेंट्स को अपन बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे इसका 1s2 2s2 2p4। तो आखिरी इलेक्ट्रॉन काय में आया? पी सब शेल में आया, इसलिए अपन इसको बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर 9, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5, आखिरी इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में आया, देयरफॉर इट इज अ पी ब्लॉक एलिमेंट। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स मतलब ऐसे एलिमेंट जिसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो पी सब शेल के अंदर एंटर करता है। अब तुमने पीरियोडिक टेबल पढ़ा है लास्ट ईयर, जो पूरा पीरियोडिक टेबल है उसमें तुम्हें पता है 18 ग्रुप्स होते हैं। ग्रुप नंबर 1 और 2 ये कहलाते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ग्रुप नंबर 3 to 12 ये कहलाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और 13 to 18 ये कहलाते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पूरे पीरियोडिक टेबल के नीचे जो दो रोज होती हैं जिनको अपन लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स बोलते हैं, ये कहलाते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ऐसे पूरा पीरियोडिक टेबल जो है वो 4 ब्लॉक्स में डिवाइडेड होता है। ये तुमने लास्ट ईयर भी पढ़ा था। पी ब्लॉक जो तुम्हें 12th क्लास में पढ़ना है उसमें हमारे पास ग्रुप हैं 15, 16, 17 और 18। 13th और 14th ग्रुप तुम 11th क्लास में पढ़ चुके हो। तो हम स्टार्ट करेंगे 15th ग्रुप से, फिर 16, 17 और 18 स्टडी करेंगे। तो ये 4 ग्रुप अपन को स्टडी करने हैं इस साल। तो सबसे पहले अपन स्टडी कर रहे हैं ग्रुप नंबर 15। ग्रुप 15, ग्रुप 15 में आने वाले एलिमेंट्स हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ये ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं। यदि हम इनका कॉन्फ़िगरेशन देखें, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1s2 2s2 2p3, 7 इलेक्ट्रॉन्स थे। 1s2, 2 यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए, 3 बचे, वो इसमें आ गए। मतलब इसके आखिरी ऑर्बिट का कॉन्फ़िगरेशन किस फॉर्म का है? 2s2 2p3। फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15, इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। इसके आखिरी ऑर्बिट का कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p3। आर्सेनिक का देखें 33 एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। 3p के बाद आता है 4s, फिर आता है 3d, 4s2 3d। इलेक्ट्रॉन देखें कितने हो गए? 2 4 प्लस 6 10 प्लस 2 12 प्लस 6 18 प्लस 2 20 हो गए। 33 थे टोटल। डी के अंदर मैक्सिमम 10 आ सकते हैं, ये 10 आ गए। इसके बाद आता है 4p, यहां तक हो गए टोटल 30। 33 थे, 3 बचे हुए हैं, वो इसमें आ गए। इसके आखिरी ऑर्बिट का कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? आखिरी ऑर्बिट है यहाँ पे सबसे बड़ा, 4th ऑर्बिट। तो 4th ऑर्बिट का कॉन्फ़िगरेशन कैसा हुआ? 4s2 4p3 के फॉर्म का। तो तुम सभी के लास्ट ऑर्बिट का कॉन्फ़िगरेशन देखो, एक ही टाइप का है, 2s2 2p3, 3s2 3p3, 4s2 4p3। मतलब यदि आखिरी ऑर्बिट अपन n ले लें
तो इन सभी का कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द लास्ट ऑर्बिट ns2np3 के फॉर्म का है। तो क्योंकि सबका कॉन्फ़िगरेशन लास्ट ऑर्बिट का एक जैसा है, इसलिए ये सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं। लेकिन तुम देखो नाइट्रोजन और फास्फोरस के अंदर डी सबशेल नहीं आया था कॉन्फ़िगरेशन में, जबकि आर्सेनिक से डी सबशेल आना स्टार्ट हो गया। वो आर्सेनिक में आ गया, अब उसके बाद वो एंटीमनी में भी आएगा, बिस्मथ में भी आएगा। मतलब यहां तक डी सबशेल इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, यहां से हो गया। इससे अपन को पता चलता है कि आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ की जो प्रॉपर्टीज हैं वो नाइट्रोजन और फास्फोरस से कुछ अलग होंगी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डी सबशेल। तो प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस आ जाता है? जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन क्या होता है? गैस होता है। फास्फोरस सॉलिड है, पर वो बहुत जल्दी वेपराइज हो जाता है, वो इजीली वेपराइज हो जाता है। जबकि आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ जो है ये प्योर सॉलिड्स होते हैं। तो हो गया ना प्रॉपर्टीज में डिफरेंस, ठीक है? ये गैस है, ये भी वेपराइज हो जाता है, जबकि ये प्योर सॉलिड्स होते हैं। तो इस तरह से इनके कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आता है। तो अब अपन देखेंगे इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज और फिर देखेंगे कि इन प्रॉपर्टीज में कहां कौन वेरिएशन शो करता है। अब देखते हैं अपन बच्चों 15th ग्रुप एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज। अभी हमने देख लिया कि 15th ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, अब उनकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में सबसे पहले है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में मैंने तुम्हें अभी बताया कि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो ns2np3 के फॉर्म का होता है। सब में ns2np3 आता है, इसलिए सब एक जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है? तो वो अपन देख चुके हैं। फिजिकल स्टेट वो भी मैंने तुम्हें अभी समझा दी कि डी सबशेल जो है वो आर्सेनिक से स्टार्ट होता है। तो आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ पे डी सबशेल आ रहा है, जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस में नहीं आ रहा, इसलिए कुछ प्रॉपर्टीज में डिफरेंस शो करते हैं। नाइट्रोजन गैस होती है, फास्फोरस सॉलिड होता है जो इजीली वेपराइज हो जाता है, जबकि बाकी प्योर सॉलिड्स होते हैं। तो ये फिजिकल स्टेट का डिफरेंस जो मैंने अभी बता दिया था। अगला एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई जो होता है इन एलिमेंट्स का, वो जो इनके पहले वाला ग्रुप है, ग्रुप नंबर 14, उसके मुकाबले कम होता है। रीजन ये होता है कि जब अपन किसी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, तो जैसे ही अपन लेफ्ट से राइट पे गए तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल ऐसे में इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के फॉर्म में लिखा जाता है। तो जैसे अपन लेफ्ट से राइट की तरफ गए तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हुआ। यदि एटॉमिक नंबर इंक्रीज हुआ मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होने की वजह से उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करने लगे, तो एटम सिकुड़ जाता है, एटम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो इसलिए जब भी अपन पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो हमेशा एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। तो वैसे ही जब अपन 14 से 15 ग्रुप की तरफ आएंगे तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। आगे समझ में? यदि मान लो एटॉमिक रेडियस के बारे में पूछा जाए कि ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, तो जब अपन किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो जो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हैं वो इंक्रीज होते हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इंक्रीज होने की वजह से जैसे ही नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इंक्रीज हुए तो एटॉमिक साइज बढ़ जाती है, ठीक है? जैसे नाइट्रोजन में कॉन्फ़िगरेशन था 1s2 2s2 2p3, इसका मतलब इसके अंदर दो ही ऑर्बिट थे। फास्फोरस उसके कॉन्फ़िगरेशन में हमने पढ़ा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, तीन ऑर्बिट हो गए इसमें। तो देख रहे हो जैसे जैसे ऊपर से नीचे जा रहे हो वैसे वैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ते जाते हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ते हैं मतलब एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। तो जब अपन ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। 14 से 15 ग्रुप की तरफ आए तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो गया। चलो अगली प्रॉपर्टी है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है? किसी एटम का, जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, ये आखिरी ऑर्बिट है, इस आखिरी ऑर्बिट में यहाँ इलेक्ट्रॉन है। यदि अपन इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहते हैं तो ये जो न्यूक्लियस है वो तो उसको अपनी तरफ खींच रहा है, जबकि हम इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके विरुद्ध, उसके अगेंस्ट अपन इसको बाहर निकालना चाह रहे हैं।
तो हमें इसको कुछ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। जितनी एनर्जी अपन इसको देते हैं जिससे कि अपने ऑर्बिट को छोड़ के चला जाता है, उसको अपन बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अब अपन देखें कि 14th और 15th ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी में क्या डिफरेंस होगा। तो मैंने अभी क्या बताया कि 15th ग्रुप जो है उसके जो एटम्स होते हैं उनका साइज छोटा होता है एज कंपेयर टू 14th ग्रुप। तो यदि मान लो 14th ग्रुप का एटम ये है, 15th ग्रुप का उससे छोटा है, तो क्या हुआ, यहाँ का जो न्यूक्लियस है उससे इलेक्ट्रॉन की दूरी ज्यादा है, जबकि यहाँ का जो न्यूक्लियस है उससे इलेक्ट्रॉन की दूरी कम है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा पास में है, मतलब न्यूक्लियस इसको ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से पकड़ के रखेगा, ज्यादा कस के पकड़ के रखेगा, तो इलेक्ट्रॉन को यहां से निकालना मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब 15th ग्रुप एलिमेंट्स की जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी। तो 15th ग्रुप एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी 14th ग्रुप एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा होती है। रीजन, वो छोटे साइज के एलिमेंट्स होते हैं। ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आए तो क्या होगा, जैसे अपन ने यहां आए थे नाइट्रोजन से फास्फोरस, ग्रुप में ऊपर से नीचे आए, एटॉमिक साइज बढ़ गई। यदि एटॉमिक साइज बढ़ गई तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज से ज्यादा दूर हो जाता है, यहाँ के मुकाबले ज्यादा दूर है, तो इसको यहां से निकालना इजी हो जाएगा। इजी हो जाएगा मतलब आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो जैसे जैसे अपन ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। आ गया बच्चों समझ में? चलो, अगली प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, किसी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में जब कोई दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बना, उसमें जो शेयर्ड पेयर है उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी, इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का संबंध हमेशा एटॉमिक साइज से होता है। एटॉमिक साइज जो है ये जितनी छोटी होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होती है। जो एटम जितनी छोटी साइज का होगा, जितनी छोटी साइज का होगा, जितना छोटा हुआ वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ उतना खींचने की टेंडेंसी रखेगा। जितना अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी रखेगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होती है। तो अब अपन को क्या पता है, 14th और 15th ग्रुप में यदि कंपेयर करें अपन, तो 15th ग्रुप एलिमेंट्स की साइज मैंने अभी बताया 14 से कम होती है। यदि कम है मतलब ऑब्वियसली उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। अच्छा, ग्रुप में ऊपर से नीचे आए तो क्या हुआ, एटॉमिक साइज बढ़ गई। एटॉमिक साइज बढ़ गई इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई। तो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, और 14 से 15 ग्रुप पे आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, मेटल अपन किसको बोलते हैं, मेटल उसको बोलते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होती है। नॉन मेटल किसको बोलते हैं अपन, जिसमें इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होती है। तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये नॉन मेटेलिक होते हैं। नॉन मेटेलिक क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की। जैसे तुम देखो नाइट्रोजन, कॉन्फ़िगरेशन क्या है उसका, 1s2 2s2 2p3। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड ऑर्बिट में 2 + 3 5 इलेक्ट्रॉन है। अब नाइट्रोजन क्या कोशिश करेगा कि उसके आखिरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ये लेना चाह रहा है, इसलिए ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है, मतलब कि ये नॉन मेटेलिक एलिमेंट है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं वो नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स होते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है, गेन करने की टेंडेंसी है, इसलिए ये नॉन मेटल है। अब क्या होता है, यदि मान लो कोई एटम जो है वो छोटी साइज का है, यदि छोटी साइज का है तो मैंने बोला उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, तो उसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। तो अब यदि तुम 14th और 15th ग्रुप को कंपेयर करना चाहो तो इजी हो गया। हमने शुरू में ही बोला कि 15th ग्रुप के एलिमेंट छोटे साइज के होते हैं। छोटे साइज के हैं मतलब उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, उनमें इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा है, मतलब उनका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है। तो इनका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू 14 ग्रुप एलिमेंट्स। ग्रुप में ऊपर से नीचे जाओगे तो क्या हुआ, साइज बढ़ गई। साइज बढ़ गई इसका मतलब कि यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को तुम देखोगे तो अपन ने बोला था जितनी कम साइज उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऊपर से नीचे आए साइज बढ़ गई मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो गई, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो गई, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो गया।
तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इनका डिक्रीज हो जाता है डाउन द ग्रुप। आ गया समझ में? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मॉलिक्यूलर स्टेट। नाइट्रोजन तुम्हें पता है गैस है। नाइट्रोजन के जो दो एटम्स होते हैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में, उनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो नाइट्रोजन जो है वो एक ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। ट्रिपल बॉन्ड बनाने की वजह से दो नाइट्रोजन के एटम आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, इसलिए नाइट्रोजन जो है वो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो नाइट्रोजन जो है ये तो होता है अपना डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सब जो है ये ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म नहीं करते। तो ये किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं? ये एग्जिस्ट करते हैं टेट्रा एटॉमिक के फॉर्म में। P4, AS4 ये टेट्रा एटॉमिक के फॉर्म में होते हैं। मतलब जैसे नाइट्रोजन डायटॉमिक मॉलिक्यूल बनाता है, वैसे फास्फोरस, आर्सेनिक डायटॉमिक नहीं बनाते, वो टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाते हैं। गॉट इट? बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एलोट्रोपी। एलोट्रोपी का मतलब तुम समझते हो, जब कोई एलिमेंट नेचर में एक से ज्यादा फॉर्म्स में मिलता है तो अपन उस फिनोमेना को बोलते हैं एलोट्रोपी, और जो उसके डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स हैं उनको हम बोलते हैं एलोट्रोप्स। 15 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं इसमें तुम सिर्फ बिस्मथ को भी छोड़ दो तो जो बाकी एलिमेंट्स हैं ये एलोट्रोपी शो करते हैं, एक से ज्यादा फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे फास्फोरस है, फास्फोरस जो है ये रेड फास्फोरस के फॉर्म में मिलता है, व्हाइट फास्फोरस के फॉर्म में मिलता है, ब्लैक फास्फोरस के फॉर्म में मिलता है, ऐसे इसके डिफरेंट फॉर्म्स हैं। इसी तरह से आर्सेनिक जो है ये ग्रे, येलो, ब्लैक इन सारे फॉर्म्स में मिलता है। तो ये जो टेंडेंसी होती है इनके डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करने की, इसको हम बोलते हैं एलोट्रोपी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट समझने के लिए हम इसका कॉन्फ़िगरेशन देखें। तो कॉन्फ़िगरेशन कैसा था? NH2 NP3 के फॉर्म का इनका कॉन्फ़िगरेशन था। यदि ये जो p सबशेल है उसके 3 इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाने में यदि भाग लेते हैं तो इन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3। यदि ये p सबशेल के 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे तो +3। पर यदि ये p के 3 और s के 2, ये 5 के 5 इलेक्ट्रॉन यदि बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है +5। मतलब ये +3 और +5 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जब अपन ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले जाते हैं। ये S में तुम देख रहे हो, S के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। यहां पर S के अंदर ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, मतलब जो S सबशेल है वो कंप्लीट हो गया, जबकि P सबशेल कंप्लीट नहीं है। P 6 से कंप्लीट होता है, S 2 से होता है। तो S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, मतलब S जो है वो तो पूरी तरह से भर चुका है। तो S के बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने के चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी कंप्लीट है। तो ये जो S सबशेल है ये हो जाता है इनर्ट। इनर्ट मतलब नॉन रिएक्टिव। तो जैसे जैसे इस ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो ये S के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेते। इसको हम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ये S के 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, मतलब ये सिर्फ P के 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग लेंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? +3। इसका मतलब कि इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो +3 और +5 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, लेकिन ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने की वजह, ऊपर से नीचे जाने पर इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज्यादा पाई जाती है एज कंपेयर टू +5। साथ ही साथ अपन को यह भी पता है कि यदि अपन इनका कॉन्फ़िगरेशन देखें तो किस फॉर्म का रहता है? आखिरी ऑर्बिट में 2 और 3, जैसे अपन ने नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन देखा था 2-5, ठीक है। मतलब आखिरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 5, 2 + 3 तो 5 है, जबकि इसको अपना ऑक्टेट कितने से कंप्लीट करना है? 8 से। तो मैंने बताया था कि ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। यदि इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं
तो नॉन मेटेलिक नेचर शो करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं इसलिए इनकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, -3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एलिमेंट्स शो करते हैं पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट +3 और +5, ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर +3 जो है वैलेंसी वो ज्यादा पाई जाती है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा पाई जाती है। जिन कंपाउंड्स में ये नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं उसमें इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट -3 होती है ड्यू टू द गेन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स। आ गया समझ में? तो ये होगी प्रॉपर्टी अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट। लास्ट प्रॉपर्टी अब कैटेनेशन। कैटेनेशन का मतलब होता है टेंडेंसी टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स। जैसे तुमने 14th ग्रुप में पढ़ा है लास्ट ईयर, कार्बन कार्बन आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर लंबी चेन बनाते हैं। उसी तरह से इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं ये भी एक दूसरे के साथ मिलकर लॉन्ग चेन्स बनाते हैं। लेकिन जैसे जैसे अपन ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे थे तो हमने देखा था एटॉमिक साइज बढ़ रही थी। एटॉमिक साइज जब बढ़ती है तो इनके बीच के जो बॉन्ड्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं। मतलब यदि अपन मेटल को या इस एलिमेंट को M से डिनोट करें तो ये जो MM बॉन्ड इनके बीच में बन रहा था एटम्स के बीच में वो वीक हो जाता है। ऊपर से नीचे जाने पर ये वीक हो जाता है। यदि ये वीक हो जाएगा तो ऐसे आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन करके लॉन्ग चेन बनाने की टेंडेंसी कम हो जाती है। तो जैसे जैसे अपन इस ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं वैसे वैसे कैटेनेशन की प्रॉपर्टी डिक्रीज हो जाती है ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। आगे समझ में? अभी तक अपन ने बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज देख ली इस ग्रुप के एलिमेंट्स की। अब अपन देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज 15th ग्रुप की। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला है हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स का मतलब हाइड्रोजन के साथ मिलकर बनने वाले कंपाउंड। तो ये ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं ये हाइड्रोजन के साथ मिलकर हाइड्राइड्स बनाते हैं जो इस फॉर्म के होते हैं, MH3 के फॉर्म के। मतलब ये इसमें 3 वैलेंसी शो करते हैं। तो सभी एलिमेंट्स जो है इस ग्रुप के वो MH3 फॉर्म के हाइड्राइड्स बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे नाइट्रोजन बनाएगा तो NH3, फास्फोरस बनाएगा PH3, आर्सेनिक AsH3, एंटीमनी SbH3, बिस्मथ BiH3, ये बनाते हैं। यदि अपन इनमें देखें कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा है तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस वो होगा जिसमें लोन पेयर जो एलिमेंट ने देने की टेंडेंसी है वो सबसे ज्यादा होगी। नाइट्रोजन से जब अपन बिस्मथ की तरफ जाते हैं तो नाइट्रोजन में लोन पेयर देने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो सबसे आसानी से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसलिए नाइट्रोजन जो है ये सबसे ज्यादा बेसिक होता है। तो NH3 की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, ये मोस्ट बेसिक NH3, और BiH3 ये लीस्ट बेसिक होता है। ठीक है, NH3 की बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो तुमने पिछले साल पढ़ी है। NH3 को अपन बोलते हैं लुईस बेस। तुम्हें याद हो तो अपन ने पढ़ा था NH3 BF3 से रिएक्ट करता है। NH3 में नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड बना के जुड़े हुए हैं। अब नाइट्रोजन के पास आखिरी ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 ने तो कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे। BF3 में बोरॉन 3 फ्लोरीन के साथ कनेक्टेड है ये। अब बोरॉन का ऑक्टेट तुम देख रहे हो कंप्लीट नहीं है, 2 तो 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन, 2 अभी चाहिए। तो वो ये नाइट्रोजन से एक लोन पेयर ले लेगा, लेके बन गया NH3BF3, ये बन गया NH3BF3। पर ये लेने में क्या हुआ, नाइट्रोजन ने अपना एक लोन पेयर दिया, तो क्योंकि इस मॉलिक्यूल में से लोन पेयर दिया गया है इसलिए अपन इसको लुईस बेस बोलते हैं और BF3 को लुईस एसिड बोलते हैं। तो ये जो लोन पेयर की देने की टेंडेंसी है ये नाइट्रोजन में ज्यादा है एज कंपेयर टू बिस्मथ, इसलिए अमोनिया जो है ये सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होता है इसमें, और BiH3 जो है वो सबसे कम बेसिक होता है। अब
यदि अपन देखें कि इनमें कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है, कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो अपन को पता है कि नाइट्रोजन जो है उसकी साइज छोटी है, नाइट्रोजन छोटी साइज का है, इसका मतलब कि उसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो वो जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो ये बॉन्ड जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। यदि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है मतलब उसको तोड़ना मुश्किल है, इसलिए NH3 जो होता है, NH3 ये थर्मली ज्यादा स्टेबल होता है, इसका बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं होता। अब यदि इसके बीच का बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं होता, थर्मली स्टेबल है, इसका मतलब कि इसमें से हाइड्रोजन का निकलना मुश्किल है। और जो जितनी इजीली हाइड्रोजन दे देता है अपन बोलते हैं कि उसका रिड्यूसिंग नेचर उतना ज्यादा है। लेकिन ये तो हाइड्रोजन दे नहीं पा रहा क्योंकि उसने हाइड्रोजन के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाया था। इसलिए अमोनिया जो है इसका जो रिड्यूसिंग नेचर होता है ये सबसे कम होता है, इसका जो रिड्यूसिंग नेचर है ये वीक होता है। जबकि BiH3 जो बना था उसमें Bi और H के बीच का बॉन्ड जो है ये वीक बॉन्ड होता है। यदि ये वीक बॉन्ड है इसका मतलब BiH3 जो है ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है, क्योंकि ये आसानी से हाइड्रोजन दे देता है। तो यदि अपन ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग नेचर यदि अपन इनका देखें तो NH3 का सबसे कम होता है, BiH3 का सबसे ज्यादा होता है। यदि बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखेंगे तो NH3 जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होता है, जबकि BiH3 जो है वो सबसे वीक बेस होता है। आ गया समझ में?